हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप मेरे इसके डिटेल्ड लेक्चर्स अगर चैप्टर समझना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस उन प्लेलिस्ट में जाके इसके डिटेल्ड लेक्चर्स को भी और इनको इन चैप्टर्स को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में बेसिकली पूछे जा सकते हैं चैप्टर 1 में, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मैं उसके आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका है, डिफाइन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स या डिफाइन इकोनॉमिक्स इन द एग्जाम्स फॉर 2 मार्क्स। तो आप क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर? Economics is a social science is concerned with the economic questions. It seeks to explain systematically a large variety of questions pertaining to economic behavior of the individual society and the economy. तो बेसिकली जो अर्थशास्त्र होता है या इकोनॉमिक्स होती है, वो एक सोशल साइंस होती है विच इज़ कंसर्न्ड विद अ इकोनॉमिक क्वेश्चंस। मतलब जो जितने भी इकोनॉमिक क्वेश्चंस है, कितना आउटपुट हो, कितनी डिमांड हो, कितनी सप्लाई होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी में, बेसिकली उसके जो है उसके बारे में स्टडी करता है, उसके बारे में हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है, या उनके जितने भी उस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर्स करता है। ठीक है, इट सीक्स टू एक्सप्लेन सिस्टमेटिकली अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस परटेनिंग टू द इकोनॉमिक बिहेवियर। देखिए, जो हमारा इकोनॉमिक बिहेवियर है, हमारी इंडिविजुअल का, सोसाइटी का और हमारी जो अर्थव्यवस्था का, बेसिकली उसके जो क्वेश्चंस के आपके जो अर्थ इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, वो आपको क्या है, उसके आंसर्स देता है बेसिकली। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। क्या डिमांड होनी चाहिए, क्या गुड प्रोड्यूस करने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने चाहिए, कौन सी टेक्निक प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो वो सारा जो बेसिकली आपके जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक्स। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे पता है कि बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में हम 4 तरह की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। जिसमें पहली आपकी डेफिनेशन है दैट इज अ वेल्थ डेफिनेशन, जिसको दिया था एडम स्मिथ साहब ने, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप साहब मत लगाइएगा, ओनली यू हैव टू राइट एडम स्मिथ, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली देखिए, उसकी डेफिनेशन क्या थी? उसकी डेफिनेशन ये थी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू अ नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। देख लिए, देखिए, ये जो एक एडम स्मिथ है ना, इसका कहने का ये मतलब था कि भैया जो जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, वो क्या करती है? एक साइंस है विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड द कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। बेसिकली आपकी जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके किसी कंट्री की वेल्थ को जनरेट करती हैं सॉरी, या उसका नेचर बताती है, बेसिकली दैट इज कम्स अंडर द वेल्थ डेफिनेशन। तो बेसिकली उसने क्या किया, एक कंट्री के वेल्थ को कैसे एक्लूमेट किया जाए, कैसे उसको प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस किया जाए, बेसिकली कैसे उसे जनरेट किया जाए, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसकी स्टडी है आपकी अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? देखिए, इसका सब्जेक्ट मैटर भी लिख सकते हैं अगर आपका 3 मार्क्स में आता है तो। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो बेसिकली एडम स्मिथ बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसी स्टडी है कि जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए सिंपल डेफिनेशन भी पूछ सकता है, और अगर 3 मार्क्स का आएगा तो बेसिकली आप इसको सब्जेक्ट मैटर भी आप इसमें दे सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए, दैट इज अ राइट एंड और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द वेल्थ डेफिनेशन। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन और उसका सब्जेक्ट मैटर ऊपर के पढ़ लिया है, तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पढ़ेंगे जो कि 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या फीचर्स हैं आपके वेल्थ डेफिनेशन के। देखिए, सबसे पहले आपको वेल्थ डेफिनेशन में आपको ध्यान में रखना है पैसा। हर चीज़ क्या चल रही है, पैसा चला रहा है, आपको क्या करना है, पैसा ही जमा करना है। तो सबसे पहला देखो, स्टडी ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ बोलते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स क्या है, वो एक स्टडी ऑफ वेल्थ है, जिसमें मेन एम क्या है, हाउ पीपल अर्न द मनी एंड स्पेंड इट, कि कैसे वो पैसे को कमाए और कैसे खर्च कर दे। बेसिकली उसकी ही स्टडी को क्या है, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और दूसरा क्या है, कॉसेस ऑफ वेल्थ। कौन से ऐसे रीजंस हैं जिससे क्या होती है, आपकी जो है इनकम या बेसिकली वेल्थ प्रोड्यूस होती है, कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे उसे जमा किया जाता है, एक्लूमेट किया जाता है। ठीक है, वो सब स्टडी आपकी क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक्स है, और ये आपका वन ऑफ द फीचर है वेल्थ डेफिनेशन का। थर्ड है इकोनॉमिक मैन। देखिए, इकोनॉमिक मैन कभी कभी अलग से 2 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखिए इकोनॉमिक मैन होता क्या है। इकोनॉमिक मैन वो होता है जिसे अपने सेल्फ इंटरेस्ट का पता है, जिसे अपना सेल्फ इंटरेस्ट और मटेरियल वेलफेयर गेन करना है बेसिकली। ठीक है, सो दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ कम्स कैन कम अंडर द क्वेश्चन
that is write or explain the features of the wealth definition which will carry 3 marks. Okay, next question that is very very इंपॉर्टेंट. देखिए मैंने इसे बहुत शॉर्ट में कर रखा है, वन वन लाइन में. जब आप इसे लिखेंगे तो इसे 2 और 3 लाइन्स में आप चेंज कर सकते हैं. तो मैंने बेसिकली इसकी बहुत ही क्रीम उठा के आपको प्रोवाइड की है एक पर्टिकुलर जो है पॉइंट्स की. तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली डिस्क्राइब द क्रिटिसिज्म ऑफ द वेल्थ डेफिनेशन. अब वेल्थ डेफिनेशन जो एडम स्मिथ ने दी थी उसमें प्रॉब्लम थी कि वो बस पैसा पैसे पे ध्यान देते थे कि वेल्थ वेल्थ वेल्थ, बाकी चीज़ें तो उन्होंने इग्नोर ही कर दी. तो वही बाकी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि सबसे पहले तो भैया आप टू मच इम्फेसिस ऑन वेल्थ कर रहे हो. आप सिर्फ क्या कर रहे हो, मटीरियलिज्म पे ध्यान दे रहे हो. कोई वहाँ पे खुशी, कोई जो है लाइफ में जो हैप्पीनेस है उसका कोई कोई स्टडी नहीं है. दूसरी बात है लव, इसमें इग्नोर कर रखा है आपने. अफेक्शन नहीं है, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें तो आपने इग्नोर कर दी, बस आपने क्या किया, कंसीडर किया पैसे को. और दूसरा बोला है कि नैरो व्यू ऑफ वेल्थ, आपने सिर्फ वेल्थ ही कंसीडर की है. बाकी एस्पेक्ट्स जैसे एजुकेशन भी एक तरह की वेल्थ है, आपकी हेल्थ भी एक तरह की वेल्थ है ना. क्योंकि अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, तभी आप वेल्थ को एक्लूमेट कर सकते हैं अच्छे से. अगर वो ही अच्छी नहीं होगी तो वो बेकार है. तो जिसमें वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया. थर्ड है सेकेंडरी प्लेस टू मैन. इसने सबसे पहले को क्या ध्यान दिया, वेल्थ को. लेकिन वेल्थ तो कौन डेवलप करते हैं, वेल्थ कौन बेसिकली जनरेट करते हैं, हम लोग ही तो करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए. बेसिकली ये कह रहा है कि देयर शुड बी अ फर्स्ट प्लेस गिवन टू द ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट. ओके, फोर्थ पॉइंट इज स्कैरसिटी प्रॉब्लम इग्नोर्ड. इसने ये तो बोला कि भैया एडम स्मिथ ने ये तो क्लियर कर दिया कि वेल्थ जमा करो, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना. रिसोर्सेज से ही वेल्थ बनेगी. हमारे अगर रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं तो वेल्थ को एक टाइम ऐसा आएगा कि वेल्थ की जो जनरेशन है वो बंद हो जाएगी. तो वो चीज़ इसने डिस्कस नहीं की कि जो भैया जो स्कैरसिटी है आपके रिसोर्सेज की, वो तो आपने डिस्कस ही नहीं किया यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अ डिफाइन वेल्थ डेफिनेशन. ओके सॉरी, वेलफेयर डेफिनेशन. तो सेकंड टाइम की हम डेफिनेशन यहाँ करने वाले अल्फ्रेड मार्शल. तो अल्फ्रेड मार्शल आए. अब उन्होंने साहब क्या बोला कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है या इकोनॉमिक्स अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट एग्जामिन्स दैट part of individual and the social action being closely connected with the attainment and the use of material requisites of well-being. देखिए बहुत बड़ी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, आपको याद रखनी पड़ेगी दो एग्जाम में. लेकिन आप क्या है, मैं आपको इसको बेसिक्स क्रक्स बताता हूँ, इसका कहने का क्या मतलब है. देखिए यहाँ पे जो अल्फ्रेड मार्शल हैं वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपको ये ऐसी स्टडी है जो आपकी ह्यूमन की वेलफेयर के बारे में बताती है ना. वही सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इट एग्जामिन्स दैट अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन इज विच इज क्लोजली कनेक्टेड with the attainment and the use of material requisites of the well-being. Basically जितने भी आप इनकम या वेल्थ यूज़ करेंगे वो किसके पर्पस के लिए होना चाहिए, वो आपके एक इंडिविजुअल जितने भी लोग रह रहे हैं वो अल्टीमेटली वो खुश हों, उनका बेसिकली वेलफेयर हो. ठीक है. तो अल्फ्रेड मार्शल ने वेल्थ के जो एक तरह के कंसेप्ट को साइड में रखा और उन्होंने बोला कि जो अर्थशास्त्र है वो आपकी क्या है, ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर की स्टडी है, कि ताकि लोग क्या हो, मटीरियल वेलबींग हो, जो भी वो यूज़ कर रहे हैं वो उनकी भलाई के लिए हो बेसिकली. ठीक है. आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर. तो यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट में भी ये लिखे है, थस ऑन द वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन अदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन. तो बेसिकली वहाँ स्टडी ऑफ वेल्थ हो रही थी, यहाँ स्टडी ऑफ ह्यूमंस हो रहा है, या स्टडी ऑफ मैन हो रहा है. तो इसके फीचर्स देख लेते हैं. अब ये आपके जैसे कि ब्रैकेट में लिखा है, देखिए 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 6 मार्क्स के लिए आ सकता है. मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि सर 2 मार्क्स में, देखिए 2 मार्क्स में आप बेसिकली आपको अगर 2 पॉइंट्स लिख पा रहे हैं दैट इज़ मोर देन इनफ. और 3 मार्क्स में एटलीस्ट आप 3 पॉइंट्स लिखिए, और 6 मार्क्स में आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स देने जरूरी होते हैं. तो सबसे पहले है आपका स्टडी ऑफ मैनकाइंड. तो सबसे पहले क्या है आपका स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इट इज़ अ प्राइमरी एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भैया एडम स्मिथ ने तो किसके फोकस किया था, वेल्थ पे फोकस किया था. लेकिन अल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हमें सर पे सबसे पहले जो प्राइमरी फोकस है वो किस पे करना चाहिए, मैनकाइंड पे करना चाहिए, ह्यूमंस पे करना चाहिए. ठीक है. दूसरा है स्टडी ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि मतलब ये इसका मतलब क्या है कि हाउ पीपल अर्न द मटेरियल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड हाउ दे स्पेंड फॉर द सेटिस्फैक्शन. बेसिकली ये क्या है, आपका एक तरह के जो बिजनेस है आपको लोगों की लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है, कि कैसे वो क्या कर रहे हैं, इससे पैसा कमा रहे हैं और कैसे बेसिकली उसे स्पेंड कर रहे हैं, ताकि वो हो मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो सके अपनी लाइफ में, या कैसे दूसरी लैंग्वेज में कह सके उनका वेलफेयर हो पाए.
थर्ड है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर का कहने का मतलब है जो भी वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बेसिकली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द वेल्थ, वो उनकी वेल बींग के लिए होना चाहिए। ये नहीं हो रहा उसे कंज्यूम करके उनकी हेल्थ खराब हो जा रही है या वो मर जा रहे हैं, ठीक है। इट शुड बी द प्राइम कंसर्न शुड बी मटेरियल वेलफेयर, दे शुड गेन अ सम बेसिकली बेनिफिट आउट ऑफ इट, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें नुकसान हो रहा है उस बेसिकली उस चीज़ को कंज्यूम करने के बाद। नेक्स्ट है फोर्थ है दैट इज़ अ एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए इसमें क्या होता है, एडम्स जो आपका आप कह सकते हैं एल्फ्रेड मार्शल हैं अंडर द वेलफेयर डेफिनेशन, उन्होंने क्या चीज़ इग्नोर की, उन्होंने पॉलिटिकल सोशल और कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ वर एक्सक्लूडेड। तो ये चीज़ उन्होंने एक्सक्लूड की, बस उन्होंने कहा कि इंसान का क्या होना चाहिए, वेलफेयर के बारे में स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी भी क्रिटिसिज्म आई, है ना। अब दूसरे इकोनॉमिस्ट थे, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने ये बोला, इन्होंने बोला कि एल्फ्रेड जो मार्शल जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दे रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो वेलफेयर डेफिनेशन दी है, सबसे पहले उसका क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है कि इकोनॉमिक्स रिगार्डेड एज अ सोशल साइंस। उन्होंने बस सोशल साइंस ही से रिगार्ड किया। उन्होंने ये बोला कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, लोगों की एक सोसाइटी की स्टडी है, लोगों को सोसाइटी को कैसे मैक्सिमम वेलफेयर पहुंचाइए, तो एक तरह की सोशल साइंस ही हो गई, है ना। इसमें क्या हुआ, एक्शंस पढ़ रहे हैं हम इंडिविजुअल्स के, ओके, देन लिविंग इन द ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़। अब तो यही हम बेसिकली हमने सोसाइटी को ही पढ़ा, बस बाकी सब चीज़ें हमने इग्नोर कर दी। दूसरी है इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब मार्शल टॉक्स अबाउट द ओनली मटीरियल वेलफेयर। अब ये बात करते हैं सिर्फ मटीरियल वेलफेयर की, लेकिन क्या आपके जो टोटल वेलफेयर है उसे मटेरियल वेलफेयर से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि जो किसी चीज़ से मुझे इससे क्या हो सकता है, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है और वो टोटल जो ओवरऑल वेलफेयर है सोसाइटी का, ह्यूमन का, उससे अलग हो जाए। तो एक तरह का जो जो मटीरियल वेलफेयर है वो पार्ट ऑफ द टोटल वेलफेयर ही है ना। तो उसे आप अलग ही नहीं कर सकते, पहली बात तो। दूसरी बात है, इन्होंने क्या बोला कि ये है ओनली मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट है, ये मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट बताता है। इसने सर्विसेज तो छोड़ दी, है ना। ये तो कहता है कि जो भी चीज़ मटेरियल, मटेरियल क्या है कि मतलब जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उनका क्या, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके बारे कोई उन्होंने बताया नहीं। देन है लास्ट है दैट इज अ रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ये अंडर दिस यू विल स्टडी दैट द लिक्वर, सिगरेट्स एंड द गन्स डू नॉट प्रमोट द इकोनॉमिक वेलफेयर, येट द प्रोडक्शन ऑफ दिस गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, हैंस इट इज स्टडीड इन इकोनॉमिक्स। अब अकॉर्डिंग टू द एल्फ्रेड मार्शल वो कहता है कि भैया वही चीज़ पढ़नी चाहिए, वही मटेरियल वेलफेयर पढ़िए जो कि इंसान को, मतलब वो मटेरियल पढ़िए जो कि वेलफेयर प्रोवाइड करे। लेकिन इन सब का क्या, लिकर हो गया, सिगरेट्स हो गया, गन्स हो गया, इनका भी अच्छा खासा मार्केट है ना। लेकिन ये मटेरियल वेलफेयर नहीं करती, तो इन ये तो अकॉर्डिंग टू द एल्फ्रेड मार्शल अब ये चीज़ें तो इंक्लूड ही नहीं होनी चाहिए फिर, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनका भी एक अपना तरह एक अलग ही लेवल है ना। आपको पता ही है कि जो भैया अल्कोहल का किस लेवल पे कंजप्शन होता है और किस लेवल पे रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है। नेक्स्ट है दैट इज अ एट्थ क्वेश्चन, डिफाइन द स्कैरसिटी डेफिनेशन। अब थर्ड आए बंदे, दैट इज अ थर्ड इकोनॉमिक स्टाइल, वो है आपके लायनन, नॉट मैसी, दैट इज लायन रॉबिन्स। अब ये आ सकता है 2 मार्क्स के डेफिनेशन के लिए, डिफाइन द स्कैरसिटी डेफिनेशन या डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय लाइनर रॉबिन्स। तो सबसे पहला है डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड द स्कैर्स मीन्स विच हैव द अल्टरनेट यूसेज। तो इन्होंने बोला कि भैया बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, आप वेलफेयर छोड़ो, आप वेल्थ छोड़ो, वेलफेयर छोड़ो, आप इस पे फोकस करो कि जो रिसोर्सेज तो हमारे स्कैर्स हैं और लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसी साइंस है जो पढ़ती है ह्यूमन बिहेवियर को और पढ़ती है जो स्केर्स रिसोर्सेज को, कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग है, जो स्केर्स रिसोर्सेज है, उसको ऐसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें ताकि ओवरऑल जो है आपके कंट्री का वेलफेयर हो जाए इकोनॉमिकली बेसिकली, ठीक है। तो ये है मतलब बेसिकली लायन रॉबिन्स यहाँ कहना चाहते हैं कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उसे आप अच्छे से यूज़ करिए फॉर द ह्यूमन विच शुड स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, बेसिकली कैसे लोग इसे स्कैर्स यूसेस को इनको यूज़ करें। तो ये स्टडी क्या है आपकी, या ये पर्टिकुलर जो एक साइंस है उसे क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइनर रॉबिन्स। तो इसको क्या बोला गया, स्कैरसिटी डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि ये रिसोर्सेज के स्कैरसिटी को पढ़ता है। अब इसके अगेन द फीचर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द स्कैरसिटी डेफिनेशन। तो ये 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो अगर तो ये 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपको कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 3 के लिए तो कोई भी 3, और 6 के लिए तो आपको एटलीस्ट, अगर इसमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं तो टोटली लिखने हैं, और अगर 4 से ज़्यादा हैं तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे ही, ठीक है। तो फर्स्ट है दैट इज अनलिमिटेड वांट्स। जो ये कहता है, जो लाइनर रॉबिन्स कहते हैं कि भैया सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि लोगों की ज़रूरतें बहुत हैं। अब नेवर एंडिंग है, सबसे पहले ज़रूरतें कभी ख़त्म ही नहीं होती, एक कंटिन्यूस प्रोसेस
है ना। और दूसरी बात है स्कैर्स मीन्स लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स आर लिमिटेड इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। और उन्हें बोला कि ज़मीन भी एक तरह की क्या है, लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, कैपिटल भी लिमिटेड है, पैसा मतलब पूंजी भी लिमिटेड है, और एंटरप्रेन्योर जो लगाना चाहते हैं, जो रिस्क बेसिकली लेने के लिए तैयार हैं, पैसा एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं उनको, वो भी लिमिटेड है ना। तो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो तो बहुत लिमिटेड है। और दूसरी बात है अल्टरनेट मीन्स ऑफ अल्टरनेट यूसेस ऑफ मीन्स। कहने की मतलब है कि मतलब हमारे रिसोर्सेज तो एक लिमिटेड हैं, दूसरी बात है उनके अल्टरनेट यूसेस हैं, उनके यूसेस भी बहुत हैं। तो ये सारी स्टडीज़ को कौन पढ़ रहा है, बेसिकली आपका जो है स्कैरसिटी डेफिनेशन पढ़ रही है, लाइनल रॉबिन्स पढ़ रहे हैं। तो वही समझाना चाह रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमी में बहुत कम है और हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं, स्कैर्स मीन्स है ना, और यूसेस भी अल्टरनेट है ना। बेसिकली एक तरह की एक प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहे हैं ये। और चौथी बात है दैट इज़ अ चॉइस। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होगा, जब ऑब्वियसली बात है आपके रिसोर्सेज स्कैर्स होंगे, है ना, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज में चॉइस करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अल्टरनेट यूसेज ऑफ कमोडिटी, वांट्स आर अनलिमिटेड, पीपल मेक चॉइस इन एलोकेटिंग दिस रिसोर्सेज। तो उससे एक बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाएगी, है ना। लोगों को चॉइस करना पड़ेगा क्योंकि लोगों के पास इनकम भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, कि किसको प्रायोरिटी दें, किसको ना लें, किसको खरीदना चाहिए, किसको नहीं खरीदना चाहिए, किसका प्रोडक्शन करना चाहिए, किसका कंजप्शन करना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आपको क्या करना पड़ेगा, सबको चॉइस करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी हद तक रियलिस्टिक है। चलिए अब इसके मेरिट्स देखिए, इसके मेरिट्स भी थे। सबसे पहले लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। और इसने स्टडी रूट कॉसेस पढ़ी जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, कि हमारे पास प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, लैंड लेबर कैपिटल, वो लिमिटेड हैं, उनके जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो लिमिटेड है, और दूसरी बात है उनके बहुत सारे यूसेस हैं और लोगों को चॉइस भी करनी पड़ रही है। तो और दूसरा बात है यूनिवर्सल नेचर हर जगह अप्लाई होते हैं। इंडिया में भी दिक्कत है, ये पाकिस्तान में भी दिक्कत मिलेगी आपको, बांग्लादेश में भी दिक्कत मिलेगी, वेल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस में भी दिक्कत मिलेगी, हर जगह ये प्रॉब्लम मिलेगी आपको। रिसोर्सेज तो हर जगह लिमिटेड है ना, कहीं पे कोई रिसोर्स ज़्यादा है तो दूसरा लिमिटेड है, तो बेसिकली हर चीज़ कहीं ना कहीं तो एक तरह की लिमिटेड है ही। थर्ड है वाइडर व्यू ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने वाइडर बेसिकली इसने गुड्स और सर्विसेज दोनों को स्टडी किया। चौथी बात है पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और इकोनॉमिक्स ऐसा साइंस इसने कंसीडर किया इसको, ठीक है। अब इसकी भी क्रिटिसिज्म आई, तो सबकी क्रिटिसिज्म क्या है, तो इसकी लास्ट क्रिटिसिज्म क्या है स्कैरसिटी डेफिनेशन की, कि नैरो व्यू है। अब इसने सिर्फ क्या स्टडी किया, रिसोर्सेज का स्कैर्स है, बस यही स्टडी किया, तो बाकी सब चीज़ें इसने वेलफेयर वेल्थ को सब इग्नोर कर दिया। देयरफॉर क्या है, ये एक रिस्ट्रिक्टिव एंड नैरो इन नेचर है। दूसरा बात है रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर, इट रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू अ थ्योरी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो बस यही बताता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि कैसे रिसोर्स को एलोकेट किया जाए, बेसिकली कहने का यही मतलब है। बट ये नहीं होती इकोनॉमी का मतलब, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं इकोनॉमी में, है ना। फाइन, इकोनॉमी में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉवर्टी होती है, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, कैसे इनकम को बेसिकली रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, ये तो है ही। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके फैक्टर्स होते हैं, तो वो कंसिडर नहीं किए इसने। दूसरी बात है स्टैटिक डेफिनेशन, मतलब इसने दूसरी बात है इसके कैसे रिसोर्सेज को बढ़ाना है उसके बारे में डिस्कस नहीं किया इसने। ये तो बता दिया रिसोर्स कैसे है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है हम उसे अच्छी टेक्नोलॉजी से हम उसे एक्सपेंड कर देते हैं, उसके बारे को डिस्कशन नहीं किया या कुछ स्टडी नहीं की। तो बेसिकली आपके 3 पॉइंट्स आप इसके लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आता है। ओके, लास्ट है दैट इज आपका 12th, that is a growth oriented definition which was given by Samuelson which can come for 2 और 3 मार्क्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अब सामुएल्सन ने क्या कहा, सामुएल्सन की जो डेफिनेशन थी काफ़ी मुझे बड़ी सही लगती है, जैसे काफ़ी वाइडर एस्पेक्ट रखा। ये कहता है कि ग्रोथ ओरिएंटेड होनी चाहिए, मतलब हमारी जो इकोनॉमी जो स्टडी है वो क्या करे, लोगों की ग्रोथ करे, सोसाइटी की ग्रोथ करे, जो भी मनी है वो ग्रोथ करे। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपके जो स्कैर्स रिसोर्सेस है उसे भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप, आपके जो अल्टरनेटिव यूसेस है वो भी सही से आपको, मतलब आप जो उसे बेसिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या आ गया, सब कुछ आ गया, जितनी आपकी प्रीवियस डेफिनेशन है इसका एक तरह का इसने मिक्सचर दे दिया, एक तरह का एवरेज प्रोवाइड कर दिया, एक तरह का सोल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया पिछली प्रॉब्लम्स को। तो इसने स्टडी किया इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी यूसेस विद और विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय द स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच हैव द अल्टरनेट यूसेज टू प्रोड्यूस अ वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम फॉर कंजप्शन नाउ एंड इन द फ्यूचर अमंग द वेरियस पीपल एंड द ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली आप इस डेफिनेशन में देख सकते हैं आपका स्कैर्स रिसोर्सेज की बात होती है, अल्टरनेटिव यूसेस की बात होती है,
है ना, कैसे लोगों की मनी यूज़ करे, तो अल्टीमेटली इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, कैसे कंजप्शन हो, तो और कैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बेसिकली रखा जाए, है ना। सस्टेनेबल एक तरह की ग्रोथ है आपकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यहाँ पर इस पार्ट में इंक्लूड हो जाती है बेसिकली। तो ये आप कह सकते हो कि एक अच्छी डेफिनेशन विच वॉज गिवन बाय सामुएलसन। ओके, नाउ 13th क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो ये भी आपका 2 और 3 मार्क्स में आ सकता है। सबसे पहले एम्फेसिस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसने इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी समझाई कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और अनलिमिटेड हमारे क्या है, वांट्स हैं। यहाँ पर अनलिमिटेड सॉरी वांट्स आएंगे, ठीक है, बेसिकली हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड वांट्स है, तो वो भी इसने बताया। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बताया, क्योंकि इसने फ्यूचर के बारे में भी सोचा कि आज तो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, कल ख़त्म भी हो जाएंगे, तो फ्यूचर में कैसे करना पड़ेगा, कैसे हम अपनी इनकम को बेसिकली मल्टीप्लाई करें, तो बेसिकली फ्यूचर की स्टडी भी इसने की। थर्ड है डायनेमिक अप्रोच। डायनेमिक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस आप चेंज कर सकते हो, है ना, चीज़ें, तो दैट इज़ अ डायनेमिक अप्रोच। तो इसने कहा कि इकोनॉमी कोई ऐसी नहीं कि मतलब पर्टिकुलर एक चीज़ सोच रहे हो वेल्थ के, ये चेंज होती रहती है। किसी टाइम पे आपको कुछ और डिसीजंस लेने पड़ेंगे, किसी टाइम आपको कोई और अप्रोच रखनी पड़ेगी, तो बेसिकली आपका क्या है, डायनेमिक अप्रोच है। ओके, देन है लास्ट 14th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको पता है इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपके एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब आप इकोनॉमिक बिहेवियर पढ़ते हो इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मान लो इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल आप कह सकते हो एक तरह का इंडिविजुअल कंजप्शन, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, इंडिविजुअल फर्म। तो कभी भी जब इकोनॉमिक्स को आप एक छोटे छोटे यूनिट्स में पढ़ते हो तो वो होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, बेसिकली जब हम इसे पूरी इकोनॉमी पे पढ़ते हैं, मतलब पूरी कंट्री पे पढ़ते हैं। अब पूरी कंट्री पे क्या क्या इशू है, अगर आप पॉवर्टी पढ़ रहे हो तो क्या है, अगर पॉवर्टी क्या है हमारा, माइक्रो इशू है मैक्रो इशू है, वो एक मैक्रो इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या है, मैक्रो इशू है या माइक्रो इशू है, वो एक मैक्रो इशू है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पूरी कंट्री में प्रॉब्लम है, पॉवर्टी पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है। तो ये सारे इशूज आपके ये स्टडीज़ है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। और अगर आप इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ते हो, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हुआ, इंडिविजुअल मार्केट हुआ, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हुआ, वो हमारी क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो आई डोंट थिंक सो कि आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें 3 मार्क्स का और, कि इन दोनों की डिफरेंस बताओ जो कि टी फॉर्म में आपको देनी है। तो फर्स्ट में आप इसकी डेफिनेशन दे देना, दूसरे में आप इसका बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में आप डेफिनेशन देना, दूसरे की फर्स्ट पॉइंट में आपको डेफिनेशन दे देनी है दोनों की। दूसरे में आप लिख देना इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल यहाँ पर लिख देना, इंडिविजुअल कंज्यूमर यहाँ पर लिख देना, हेयर यू कैन राइट द बेसिकली पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। तो बेसिकली आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और आपका एग्जांपल एक एक दे सकते हैं, जो कि हम इसका सब्जेक्ट मैटर बेसिकली दोनों के अंडर पढ़ते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है आपका। और प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर अगर रिस्पॉन्स अच्छा हो तो डेफिनेटली आई विल मेक फॉर द अदर चैप्टर्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।